प्ली लिया गया कि टेस्टेटर का ही प्रॉपर्टी ही नहीं था, उसको राइट ही नहीं था विल लिखने का। ये कैविएट में ऑब्जेक्शन लिया गया। अब आपसे हम सवाल पूछते हैं, वेदर दिस कैविएट इज एंटरटेनेबल। आप समझ गए बहुत आसानी से। वो टाइटल चैलेंज नहीं कर सकता, उसको सिर्फ अपना कैपेबिलिटी इंटरेस्ट दिखाना है। तो ऐसा भी केस मेरे पास आया है जिससे हमको समझ में आता है कि वकील के स्तर से गलती है और जज के स्तर से भी गलती हुई, इसलिए ऐसा ऑर्डर हाई कोर्ट में आ रहा है। ये तो हम जरूर मानते हैं कि आप ऐसे जो भी आपके बैच के या उसके पहले वाले बैच में जो भी ऑफिसर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए हैं और मेरा क्लास अटेंड किए हैं लेकिन अटेंटिवली अगर अटेंड किए हैं तो उनसे गलती नहीं हुई होगी, आई टेक इट ग्रांटेड। हाँ, लेकिन अगर कैजुअली दिए होंगे, आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट, जैसे कि 2 ऑफिसर का नाम नहीं ले गए, दोनों डिस्ट्रिक्ट जज होकर रिटायर भी कर गए, वो यहाँ पर सभी सवाल का डिस्कशन हुआ। उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट जज बन गए। पहले एडीजे थे भागलपुर में, तो वहाँ से एक सवाल किया था उन्होंने, फिर मुंगेर आए तो वहाँ से एक सवाल किया था, फाइनली इधर नॉर्थ में कहीं वो डिस्ट्रिक्ट जज हुए, मधुबनी या कहीं, तो फिर सवाल किए। तो हमने कहा कि आप अभी क्या हैं, तो हम डिस्ट्रिक्ट जज, हम अभी भी आपको सवाल पूछने की आवश्यकता है। कहीं सर शिष्य तो आप ही के हैं, तो हम कहा देखिए आप नोटबुक निकाल के देखिए, आप डिस्ट्रिक्ट जज हैं तो अपने जुडिशियल ऑफिसर्स को कैसे कमांड कीजिएगा। तो आप नोटबुक में हम बताए, हमको याद है, आप लिखे होंगे जरूर। तो नेक्स्ट डे हम कहा कल हम बात करेंगे आपसे। कल होकर तो निकाले नोटबुक, बोले सर एग्जैक्टली सब लिखा हुआ है। और उसके बाद उन्होंने, उसमें प्रॉब्लम उनको क्या हो रहा था कि ऑलरेडी एविडेंस हो चुका था, आर्गूमेंट हो चुका था, जो प्रिजाइडिंग जज से ट्रांसफर हो गई या प्रमोशन हो गया, क्या हुआ वो नहीं जजमेंट हो सका। आइए ज्वाइन किया, इनको जजमेंट पर इनको करना था और वकील लोग रिफ्यूज कर दिए ग्राउंड पर। उन्होंने बताया जैसा कि सर क्लाइंट तो फाइल भी लेके चला गया, बहस भी हो गया, अब हमको फीस कौन देगा। द लॉयर्स हैड नो कटसी टू असिस्ट द कोर्ट। एटलीस्ट प्रैक्टिकल डिफिकल्टी हो सकती है कि फाइल नहीं तो क्या बात करेंगे, मोटा मोटी बात तो बता सकते हैं वकील को, लेकिन बोथ लॉयर्स रिफ्यूज टू असिस्ट द कोर्ट एंड द कोर्ट हैज टू पास जजमेंट, इसलिए उनको प्रैक्टिकल डिफिकल्टी हो रही थी, तो हमारे असिस्टेंस की आवश्यकता। तो ऐसा सिचुएशन आता है। खाली कैपिटेबल इंटरेस्ट बताएगा कि बिल पे ऑब्जेक्शन भी रखा कि बिल प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट हो जाए, फैब्रिकेटेड है। देखिए बहुत अच्छी बात है, बहुत राजकुमार जी का सवाल बहुत इंटेलिजेंट है। इट हैज गॉट फार, हाँ हम इनका सवाल दोहराते हैं। राजकुमार जी का सवाल ये है कि सिर्फ वो कैपिटेबल इंटरेस्ट कैविएट में बोलेगा कि बिल के अगेंस्ट में कोई ऑब्जेक्शन भी रेज करेगा, तो ये इम्प्लिसिट है। देखिए आपने माइंड आपने स्ट्राइक किया वहां पर जरूर, लेकिन अगर थोड़ा देर सोच के बोलते तो आंसर आपको मिल जाता। वो अगर सिर्फ वो कैपिटेबल इंटरेस्ट शो करता है तो काहे के लिए, इसका माने ही वांट टू सपोर्ट दी ग्रांट। अगर वो ग्रांट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो कैविएट देने की आवश्यकता ही नहीं है। कैविएट देने का मतलब है कि आई वांट टू ऑब्जेक्ट दी ग्रांट। हम ऑब्जेक्ट ग्रांट करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन मस्ट बी देयर, तो दोनों रहना है। अदरवाइज आपको देखिएगा बहुत सारे नॉन कंटेस्टेड केस में ये क्लियर नहीं किया ना, ओनली कैपिटेबल इंटरेस्ट तक रखा है। 284 गिवन कि कैपिटेबल इंटरेस्ट है, देन ही हैज टू गो वन स्टेप फर्दर कि बिल के अंदर इसका मेडिकल ठीक नहीं था, फलाना नहीं था। ये अगर देखिए अब एक स्टेप आगे बढ़ गए। अगर कोई ऑब्जेक्टर टेस्टामेंट्री कैपेसिटी को चैलेंज नहीं करता है, एक्स पार्टी ग्रांट है या नॉन कंटेंसस केस है, वहां भी इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोबेट कोर्ट टू सी, पहला वैलिडिटी, करेक्टनेस एंड जेन्युइननेस ऑफ विल। इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन ऑब्जेक्शन टू बी रेज्ड, प्रामा फेसी इट हैज टू बी प्रूव्ड। अब वैलिडिटी एंड करेक्टनेस के लिए साउंडनेस ऑफ डिस्पोजिंग माइंड ऑफ द टेस्टेटर इज एसेंशियल। Duty is cast upon the propounder to establish that the testator was possessed of sound disposing power. दूसरा implicit है कि the will is free from all suspicious circumstances. ये objection करे या ना करे, it is the duty of the court to examine and it is obligation on the part of the propounder of the will who has come before a court with a prayer to grant of probate of LA to establish that will is free from any suspicious circumstances.
एंड व्हाट आर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, उसका बहुत सा उदाहरण है, अभी जस्ट बता देंगे आपको। तो कैविएट के बारे में यहाँ पर 2 लाइन और पढ़ के सुना देते हैं आपको। द प्रोवेट कोर्ट इज नॉट ए कोर्ट स्ट्रिक्टो सेंसो, rather a designated authority under the provisions of the Indian Succession Act 1925, and the entire procedure for grant of probate, letters of administration and succession certificate are mentioned in this act. In the contentious case, the probate case may be treated as a regular suit, and the probate petitioner shall be called as plaintiff, and the person who lodged the caveat to oppose the grant on acceptance of caveat becomes caveator, opposite party, and thereafter shall be called as defendant in view of section 295. रेलिवेंट सेक्शन है, जब कंटेंशन हो जाता है तो 295 कहता है इट विल हैव टू बी रजिस्टर्ड एज ए सूट। अब सूट में बहुत बार सवाल किया है, ये क्लियर हो गया है, ये टाइटिल सूट नहीं है, इसमें टाइटिल इन्वॉल्व नहीं है, कोर्ट को जुडिक्शन नहीं है टाइटिल डिसाइड करने का। ये एक्चुअली शुरू में होता था टेस्टामेंट्री सूट, धीरे धीरे लोग ध्यान नहीं देने लगे तो उसको टाइटिल सूट कर देते हैं। तो अब लकीर के फकीर वहाँ पर सिजदार है, कहता है तो आपका एक रजिस्टर है, फॉर्मेट है, सिविल कोर्ट रूल्स में वो फॉर्म दिया हुआ है, रजिस्टर आर जो डिस्ट्रिक्ट जज के रहता है फॉर सूट, और भी ओरिजिनल जुडिक्शन में डिस्ट्रिक्ट जज क्या होता है, तो रजिस्टर आर में जाता है एंट्री सिविल कोर्ट रूल्स के हिसाब से। तो वहाँ पर टाइटिल सूट नहीं लिख करके अगर टीएस लिख देता है तो उसका दोनों माने होगा, क्या हो जाएगा, आप टेस्टामेंट्री पढ़िए, या अगर टाइटिल ही लिखता है तो आप कम से कम अपने रिकॉर्ड में उधर से लौट के आएगा तो ब्रैकेट में आप टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, टीएस नंबर है उसके बीच में टेस्ट कर दीजिए ताकि ये डिस्टिंग्विशेबल रहे कि जनरल टाइटिल सूट नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया। तो यही कर 295 ही देखना चाहिए, 284 देखना चाहिए, 295 एक बार 2 बार बाइंड्री देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। In case in which no caveat has been lodged, the proceeding of probate letter of admission shall be ex parte without any contention. Hence, in the present case, the defendant has no right to contest because अब एक केस का इसमें बहस किए थे, उस वही था मेरे पास। पार्टी का ऑर्डर भी ड्रॉ करना है? नहीं, एक्स पार्टी ऑर्डर 9 की तरह नहीं, वो आप माइंड में रखिए थी एक्स पार्टी, मैंने उसको बोलते हैं एक्स पार्टी का मतलब नॉन कंटेंसस। और जब नॉन कंटेंसस रहता है तो दूसरा प्रॉब्लम है जो उसका भी चल रहा है कि तब डिस्ट्रिक्ट जज खुद नॉन कंटेंसस केसेस को डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट को ट्रांसफर कर देते हैं, और डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट कोई भी जूनियर ऑफिसर हो सकता है, मुंसिफ या सब जज, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि उसको 265 में हाई कोर्ट नोटिफाई करेगा। रॉन्गली या राइटली आज के तारीख में एक भी नहीं है, लेकिन बहुत जगह गलती से ट्रांसफर हो गया। हमने जब ऑब्जेक्शन रेज किया तब से रुक गया है, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट में कहीं का हमको रिपोर्ट मिला है, भभुआ या कहाँ का है, जहाँ अभी भी सब जज के यहाँ आ रहा है, या सब भोजपुर में कहीं का है। हमने हाई कोर्ट से भी पूछा था, हाई कोर्ट ने भी जवाब नहीं दिया है। उस समय डायरेक्टर को भी लिखा था, राइट टू इन्फॉर्मेशन में हाई कोर्ट ने हमको गलत नोटिफिकेशन दे दिया, उसका सेकेंड अपील इंफॉर्मेशन कमिश्नर के यहाँ हमारा पेंडिंग है। क्वेश्चन ये है कि 2 नोटिफिकेशन होता है, सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है वो 388 सेक्शन में होता है, वो बिहार गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, और लॉ डिपार्टमेंट वही नोटिफिकेशन लोग सर्कुलेट करता है, और हाई कोर्ट ने राइट टू इन्फॉर्मेशन में हमको उसी नोटिफिकेशन का कॉपी दे दिया, गलत दे दिया। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर थे वो भी डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के थे, उनको भी ये समझ में आ रहा कि उन्होंने बुलाया था तो हम जूनियर को भेजे थे, उन्होंने जाके समझाया तो बोले कि हम समझ गए हैं, दे देते हैं। लेकिन जब हमको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा गया तो 388 का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, जब संजय कुमार एलाट थे, बाद में हाईकोर्ट जज होकर के रिटायर किए मुजफ्फरपुर वाले, उन्हीं के दस्तखत से इशू हुआ, वो नोटिफिकेशन सर्कुलेट भी हुआ, आप लोग भी देखे होंगे। और मेरा लेक्चर जो हुआ था इसमें लॉकडाउन पीरियड में, तो उसमें हमने डिस्प्ले भी कर दिया था अपने लेक्चर में। तो आज के तारीख में सक्सेशन सर्टिफिकेट ग्रांट करने के लिए और इंटरटेन करने के लिए जितने सब ऑर्डिनेट जजेज हैं बिहार के, सब ऑथराइज हैं बाय वर्च्यू ऑफ दैट ऑफ नोटिफिकेशन। लेकिन नॉन कंटेंसस केस के लिए अभी भी रॉन्ग नोशन है बहुत ऑफिसर्स का कि नॉन कंटेंसस केसे में सब जज कर सकते हैं, और सब जज के यहाँ फाइल भी हो रहा था, तो उसको तो हमने रुकवा दिया है। आरा डिस्ट्रिक्ट जज से भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कैसे हो रहा है आपका, आप पता कीजिए वहाँ पर अगर हाईकोर्ट का कोई नोटिफिकेशन गया तो इसमें जो नोटिफिकेशन होगा सेक्शन 265 में होगा और वो हाईकोर्ट करेगा, यही डिफरेंस है। डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट इज ऑल्सो ए डिजिग्नेटेड ऑफिसर हु possesses all the jurisdiction of the district judge in non-contentious matter। जहाँ अब बहुत सा केसेस जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट है ऑल ओवर इंडिया में सब जगह है, यहाँ लकली अभी नहीं है,
बहुत पहले एक केस सासाराम का किए थे 1994 में। उस समय जस्टिस नागेंद्र राय के कोर्ट में मैटर था, हमने क्वेश्चन रेज किया था, उस ऑर्डर को चैलेंज किया था विदाउट जुरिडिक्शन। तो राय साहब ने कहा था कि हम इसको इंक्वायरी करके पता लगवा लेते हैं, तो हाई कोर्ट से इंक्वायरी करके उन्होंने डायरेक्शन दिया तो आया, तो वो एक इंडिविजुअल नोटिफिकेशन मिला था, वो सासाराम के सब जज के नाम से था, सब जज सासाराम करके था। तो वो ऑर्डर हमारा पिटीशन रिजेक्ट हो गया क्योंकि दैट वाज फाउंड टू बी वैलिड। उसके अलावे हम बहुत प्रयास में हैं, कहीं नहीं मिला है, और जब हाईकोर्ट ही नहीं दे रहा है तो फिर और कहाँ से मिलेगा आपको। डिस्ट्रिक्ट में कहीं पुराना लेटर होगा डिस्ट्रिक्ट जज के पास, जो सिस्टार के पास रहता है गार्ड फाइल, उसमें तो आप लोग खोजवा सकते हैं। तो वो अभी आपके मतलब का नहीं है, क्योंकि यू आर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस एज ए फंक्शनिंग एज ए डिस्ट्रिक्ट जज। वो सब जज या मुंसिफ जिनको एज ए डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट अपॉइंट किया जाता है उनके लिए, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इसमें ये भी एक केस में हमने आर्गूमेंट में दिया था, संयोग से यही मिल गया, तो इसलिए हम इसको पढ़ के सुना दिया। In a case in which no caveat has been lodged, the proceeding of probate later administration shall be ex parte। माने ex parte कोई पार्टी नहीं है, समझने के लिए, विदाउट एनी कंटेंशन, दोनों वर्ड लिख दिया है समझने के लिए, वो कोर्ट के समझने के लिए लिखा हुआ। हेंस इन द प्रेजेंट केस द डिफेंडेंट हैज नो राइट टू कंटेस्ट। उस केस में ऐसा ही मैटर था जैसा कि आपने कहा उपाध्याय जी की, वो लास्ट स्टेज में आया है, ऑब्जेक्शन दिया हुआ है और कैविएट है ही नहीं, तो उसमें ये पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट। तो पहला जजमेंट लिखिए, 1 by 1 जजमेंट लिखा देते हैं। AIR 1995 पटना 122, 1995 पटना 122। उसका एक टेस्ट इसमें दिया गया है जिसको लिटमस टेस्ट कह सकते हैं। वो क्या है, आप किसको कैविएटर मानिएगा, अलाउ कराइएगा, अगर वो कैविएटर उस प्रॉपर्टी के बिक्वेस्ट प्रॉपर्टी के लिए कोई सूट इंडिपेंडेंटली मेंटेन कर सकता है, यानी कि ही हैज गॉट लोकस स्टैंडिंग टू मेंटेन ए सूट इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, दैट मीन्स ही पजेसेस कैविटेबल इंटरेस्ट। इसमें ये डिसाइड किया गया है। AIR 1995 पटना 122, ये PLJR में भी है, इसका इक्विवेलेंट रेफरेंस PLJR में है 1994 वॉल्यूम 1 PLJR 636, वॉल्यूम 1 PLJR 636। अगर किन्हीं का छूट जाएगा तब अगल बगल से नोट कर लीजिएगा, तो जल्दी जल्दी हम सब लिखा देना चाहते हैं, नहीं तो फिर लंच में आपका टाइम इनक्रोच अपॉन हो जाएगा। दूसरा जजमेंट लिखिए, कालिका सिंह वर्सेस अवधेश कुमार, AIR 1983 पटना 149। इसमें भी कहा गया है, पर्सन हु कैन मेंटेन ए सूट इज ए कैविएटर। ये स्पेसिफिक बहुत सारा जजमेंट है, पटना हाईकोर्ट का 50 जजमेंट है, दूसरे हाईकोर्ट का कोई जरूरत नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट इस पॉइंट पर दे देंगे, SB सिन्हा साहब का, बस इतना ही 4 जजमेंट अब अलग अलग सिचुएशन में कहा गया है। दूसरा जजमेंट है श्रीमती रुक्मिणी देवी वर्सेस नरेंद्र लाल, श्रीमती रुक्मिणी देवी वर्सेस नरेंद्र लाल, AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट 1866, 1984 सुप्रीम कोर्ट 1866, नरेंद्र लाल। अब जैसे बार बार सवाल पूछते हैं, तो जो सवाल आप पूछते हैं उसी को समझ करके आपके लिए रेलेवेंट जजमेंट सिलेक्ट किया हुआ। उस केस में ऐसा ही था जिसमें हम आर्गुमेंट करेंगे, उसी का नोट था ऊपर में, यही मिल गया हमको, इसलिए इसको हम रख लिए थे। इसमें क्या है, जिस्ट ऑफ द जजमेंट क्या है, नो कैविएट वाज फाइल्ड। सुन लीजिए उपाध्याय जी, नो कैविएट वाज फाइल्ड एंड हेंस देयर इज नो राइट टू अपोज द ग्रांट बाय कंटेस्टिंग द प्रोवेट केस। अब स्टेज वगैरह इमैटेरियल है कि किस स्टेज में, तो इसीलिए थोड़ा सा सब्सटेंसिव जस्टिस ओरिएंटेड जज को होना चाहिए। तो कुछ सब्सटेंसिव जस्टिस के लिए फॉर्मूला बताएं जो जजमेंट में आपको नहीं मिलेगा। इट इज बाय वर्च्यू ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस एंड द प्रिंसिपल व्हिच हैज बीन डिसाइडेड ऑलरेडी बाय द एपेक्स कोर्ट, कि आप
5 साल 10 साल के बाद ही डिटेक्ट हो रहा है तो डिनोवो में बहुत परेशानी होगी, तो आप रेगुलराइज कर सकते हैं। इफ appears that he has got cavitable interest, आप जुडिशियल करके रेगुलाइज कर दीजिएगा। और लेटेस्ट और लास्ट जजमेंट जो है लोढ़ा वाला, ये तो बहुत बार बताए हैं और मेरे वीडियो में भी है, के बिरला वर्सेस RS लोढ़ा। मनोज जी तो आप पढ़े हुए हैं पूरा जजमेंट। 2008 वॉल्यूम 4 SCC के बिरला वर्सेस RS लोढ़ा 2008 वॉल्यूम 4 SCC 300। श्वेता जी आपको भी जरूरत पड़ेगा, एकदम पीछे काहे जाके बैठी है गीता जी के रो को छोड़ के हैं? आपको आप 100 साल पुराना जजमेंट कर सकती है तो आपका तो नाम पूरे इंडिया में आ गया। 110 साल पुराना सूट को डिस्पोजल इन्होंने किया है। ये के बिरला वर्सेस RS लोढ़ा 2008 वॉल्यूम 4 SCC पेज 300। इसमें रेलिवेंट पारा जो आपके काम का है, लंबा जजमेंट है, 84, 85, 86, 84, 85, 86, 88 एंड 103। प्रोसीजर एस्पेक्ट भी कुछ टच किया गया है। अब ये टाइटिल का इशू आता है, इस पर जजमेंट लिखिए कि प्रोवेट कोर्ट हैज नो जुडिक्शन टू गो इनटू द क्वेश्चन ऑफ टाइटिल। इस पर 2-3 जजमेंट लिख लीजिए। पहला जजमेंट है कमलेश्वरी देवी वर्सेस देवेश। कमलेश्वरी देवी वर्सेस देवेश, AIR 2002 पटना पेज 24। 2002 पटना 24 पारा 6, AIR 2002 पटना पेज 24। रेलिवेंट पारा जो है क्विक रेफरेंस के लिए बता देते हैं, 6 पारा 6, 8, 12, 13, 24 एंड 26। अब एक पटना हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच जजमेंट नोट करिए, पुराना जजमेंट है और स्टिल इट इज बीइंग फॉलोड। काशीनाथ वर्सेस दुल्हिन गुलजारी कुंवर। काशीनाथ वर्सेस दुल्हिन गुलजारी कुंवर, AIR 1941 पटना पेज 475। ये डिवीजन बेंच जजमेंट है, 1941 पटना 475। पीछे तक आवाज जा रही है ना? दुल्हिन गुलजारी कुंवर। टाइटिल ऑफ द टेस्टेटर कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन प्रोवेट प्रोसीडिंग। इसका जो प्रिंसिपल डिसाइड हुआ है। और लास्ट जजमेंट एक सुप्रीम कोर्ट का लिख लीजिए, कंवरजीत सिंह ढिल्लन वर्सेस हरदयाल सिंह ढिल्लन। ये जजमेंट और भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि लिमिटेशन का इशू रेज हुआ है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है दूसरे एस्पेक्ट से, लेकिन टाइटिल के इशू में भी ये जजमेंट इम्पोर्टेंट है। कंवरजीत सिंह ढिल्लन वर्सेस हरदयाल सिंह ढिल्लन, AIR 2008 सुप्रीम कोर्ट पेज 306। कुंवरजीत सिंह ढिल्लन वर्सेस हरदयाल सिंह ढिल्लन, AIR 2008 सुप्रीम कोर्ट 306, पारा नंबर 10 एंड 11। एक और, शायद आप लोगों ने कोई सवाल नहीं किया हो, अभी आप लोग के पास नहीं आया है क्वेश्चन, लेकिन हमको रिसेंटली कुछ दिन पहले हाई कोर्ट में 2 केस कंडक्ट करने का मौका मिला और वो सुप्रीम कोर्ट तक हमारे पक्ष में हाई कोर्ट का जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दिया है। वो अभी रिसेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। वो क्या है कि 30 ईयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट है विल का, और अटेस्टिंग विटनेस तो जिंदा रहेगा नहीं, मर गया, नहीं आया। अटेस्टिंग विटनेस का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि
जैसे पोजेशन प्रूफ करने के लिए एडवर्स पोजीशन केस में एनिमस पोसेंडी जरूरी है, उसी तरह से एनिमस अटेस्टेंडी जो अटेस्टिंग विटनेस है, दिस एनिमस अटेस्ट कर रहा है कि नहीं, ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए एक जजमेंट लिखा देते हैं, साइड आपके पास आए, और इसमें बहुत आर्गुमेंट हुआ हाई कोर्ट में, ये 5-7 दिन बहस चला हाई कोर्ट में इसी पॉइंट पर। 2 प्रॉब्लम था, ओरिजिनल विल लॉस्ट, वो शेखपुरा का केस था, ओरिजिनली केस मुंगेर में था। एक मुंगेर के मोहम्मदन लॉयर थे, बहुत सीनियर लॉयर थे, उनका ओरिजिनल घर शेखपुरा था, पेटी लैंडलॉर्ड थे, अनमैरिड थे, और लास्ट में उनको लेप्रोसी हो गया था, तो उनका पूरा फैमिली रिलेटिव्स वगैरह सब उनको सोशली बाइकआउट कर दिया था। बहुत प्रॉपर्टी थी शेखपुरा में और नवादा वगैरह में। तो उनका जो केयर टेकर था एक यादव जी, वो 3rd जनरेशन, अभी शायद 4th जनरेशन है, उसी को वो विल लिख दिए थे पूरी प्रॉपर्टी का। तो एक तो ये अलग क्वेश्चन था, मोहम्मदन अपना शेयर का 1/3 ही लिख सकता है, ये भी क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था कि ओरिजिनल विल वाज नेवर प्रोड्यूस, और तीसरा था टेस्टिंग विटनेस नहीं है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज जिसने ऑर्डर पास किया था उसमें बहुत बढ़िया वेल डिस्कस ऑर्डर था। हमको लगता है अच्छे वकील का आर्गुमेंट, बहुत पुराना मैटर है, मुंगेर में अच्छे वकील उस जमाने में थे, और हाई कोर्ट में करीब 20 साल के बाद वो मैटर टेकअप हुआ, उसमें हम बहस कर रहे थे इन सपोर्ट ऑफ द ग्रांट। तो हमारा आर्गुमेंट 5 दिन उसमें चला था। अब I had to spend 5 days to convince the court by placing certain judgments कि अगर विल लॉस्ट हो गया है और रजिस्टर्ड विल था, अदरवाइज बहुत डिफिकल्टी होती, और नहीं है तो क्या हो सकता है। तो इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। इस एक केस में हमने बहस किया था, ये मुजफ्फरपुर वाला केस में, इसीलिए हमको ये रेफरेंस यहाँ पर इजीली मिल गया, आपके काम का है, ये भी नोट कर लीजिए। ये 30 years ओल्ड विल है और अटेस्टिंग विटनेस का एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, तब इससे आप असिस्टेंस ले सकते हैं। हरधन मेहता वर्सेस दुक्खू, मेहता नहीं महाता, हराधन महाता वर्सेस दुक्खू महाता, AIR 1993 पटना, पेज 120। ये डिवीजन बेंच जजमेंट है पटना हाई कोर्ट का। 129, हाँ डिवीजन बेंच जजमेंट। हाँ महाता है, महाता बंगाल में उड़ीसा में लोग महाता लिखता है महतो को। 129 है, 129 डिवीजन बेंच है। दूसरा एक जजमेंट है, वो बात का है, ठाकुर राय वर्सेस रामवृक्ष राय, ठाकुर राय वर्सेस रामवृक्ष राय 1970 PLGR 152। PLGR 152। बिहार लॉ जर्नल रिपोर्ट में भी रिपोर्टेड है, इसके इक्विवेलेंट में भी लिख सकते हैं 1970 BLJR 476। हाँ 476 बिहार लॉ जर्नल रिपोर्ट का 476 है। रेलिवेंट पारा है, पारा नंबर 5 और 7। क्या इसमें हेल्ड क्या हुआ है सर, जरा वो बता। हाँ बताते हैं कि दोनों जजमेंट इस बात का है कि 30 years ओल्ड विल है, और किसी में पहला वाला केस में सब मर चुका था, एक भी अटेस्टिंग विटनेस का नहीं हुआ, तो अटेस्टेशन कैसे प्रूफ होगा ये जानने समझने के लिए, हाउ इट विल बी प्रूफ। दूसरा 30 years डॉक्यूमेंट का प्रिजम्पशन क्या है ये समझने के लिए, तो इसमें आर्गूमेंट हुआ था कि ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट के लिए या अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के लिए प्रिजम्पशन होगा। ये विल में वेदर दैट प्रिजम्पशन विल अप्लाई के सेक्शन 90 एविडेंस एक्ट का 30 years ओल्ड, तो ये प्रिजम्पशन कोर्ट ने कहा इट विल ऑल्सो अप्लाई इक्वली इन ए केस ऑफ विल ऑल्सो। तो पहला केस में सब मर गया था, दूसरा केस जो ये 70 PLGR उसमें 3 अटेस्टिंग विटनेस था, 2 मर गया था और एक एविडेंस में आया ही नहीं,
तो भी वो एक्सेप्ट किया गया, उसमें अटेस्टेशन प्रूफ माना गया, विल को वैलिड माना गया। हाँ बोलिए। 30 years old का जो presumption है, that is with regard to public document. ऐसा कहा है, इट इज रॉन्ग नोशन। एनी प्राइवेट डॉक्यूमेंट और पब्लिक डॉक्यूमेंट विद 30 years old इट हैज गॉट प्रिजम्पटिव वैल्यू, उसमें फॉर्मल प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 90 पढ़ लीजिएगा। और दूसरा एक बराबर सवाल किया जाता है, प्रोवेट में लिमिटेशन है कि नहीं। इसका जवाब स्टेट में नहीं है। आज के तारीख में ये मान के चलिए कि कोई लिमिटेशन नहीं है, बशर्ते कि जो राइट कब एक्रू किया ये पिटीशन से पता चलता है। दूसरी बात जो हम बराबर बताते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि प्रोवेट की क्या आवश्यकता है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट देयर इज नो रिक्वायरमेंट अंडर द लॉ नॉट देयर इज एनी मैंडेटरी प्रोविजन टू गेट द विल प्रोवेटेड। एवरी राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट पासेज थ्रू द विल on and from the date of death of the testator. This is settled law. तो जब राइट टाइटल इंटरेस्ट हो गया तो हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर टेस्टेटर का कोई मुकदमा चल रहा है पहले से किसी भी स्टेज में, तो उसके जगह पर हम सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। अगर वो टेस्टेटर का टाइटल होल्डर हम हो गए तो हम उसको बेच सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो एज इफ आई एम ए फुल फ्लेजेड ओनर। तो डिफरेंस क्या है इसमें थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। आप अगर हिंदू लॉ से गाइड होते हैं और तो देखिएगा सेक्शन 8 और सेक्शन 15। सेक्शन 8 है कि इफ ए मेल हिंदू डाइज और सेक्शन 15 है इफ ए फीमेल हिंदू डाइज। तो दोनों में वर्ड यूज हुआ है डाइड इंटेस्टेट। तो जब इंटेस्टेट मरेगा तब नेचुरल एयर जो क्लास 1 और क्लास 2 एयर प्रेस्क्राइब है उनको मिलेगा। अगर मोहम्मदन है तो उसमें जो शेयरर्स होते हैं और जो रेजिडियरी होते हैं उनका शेयर डिफाइंड होता है, इतना ही फर्क है, तो उनको मिलेगा। गर्ग जी मिला है आपको कोई केस मुजफ्फरपुर में किए थे हिंदू लॉ का, मोहम्मदन का तो नहीं मिला होगा। अभी कहाँ है? सासाराम में बहुत केस है प्रोवेट का, अभी वहाँ नहीं मिला है। अच्छा स्पेशल में है। सर आपने कहा कि टाइटल कैन नॉट बी क्वेश्चन, at the same time it cannot be established on title of a property cannot be established in a probate। उसी जजमेंट पढ़ लीजिएगा, योर क्वेरी विल बी सेटिस्फाइड। क्योंकि टाइम इज रनिंग शॉर्ट, बहुत सारे जजमेंट लिखाने जाते हैं। तो लिमिटेशन के बारे में 2-3 जजमेंट आप लिखिए। पहले ये बता देते हैं कि जितना भी पटना हाई कोर्ट और कलकत्ता, इंडिया में 2 व्यू था। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में व्यू था कि प्रोवेट में लिमिटेशन नहीं लगता है, इसलिए कि प्रोवेट इज नॉट ए सूट एंड प्रोवेट कोर्ट इज नॉट ए कोर्ट, इसलिए लिमिटेशन एक्ट विल नॉट अप्लाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, अब वो जजमेंट बाइंडिंग है, सबके ऊपर बाइंडिंग है और उसको एक्सप्लेन किया गया। अगर उसको माइन्यूटली पढ़िएगा तो उसी व्यू को एडॉप्ट किया गया है। लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, लिमिटेशन एक्ट में जो रेजिडियरी आर्टिकल दिया हुआ आर्टिकल 137, जिसमें है कि अगर कोई पिटीशन के लिए स्पेसिफिक पीरियड कहीं प्रेस्क्राइब नहीं है तो वो अप्लाई करेगा। लास्ट आर्टिकल वही लिमिटेशन एक्ट का। तो सिंस इट हैज बीन ट्रीटेड एज एन एप्लीकेशन, तो 137 प्रोवेट और लेले केस में भी अप्लाई करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में ये होल्ड कर दिया। लेकिन 2005 में क्यों होल्ड किया, इसके बैकग्राउंड में समझने के लिए आपको बताते हैं। उसके पहले 3 जजमेंट आया था। एक पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट का जजमेंट आया था और एक आया था बॉम्बे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का आया था और एक और दूसरे लॉ का था, वो शायद इनकम टैक्स या लेबर लॉ से संबंधित था। वो तीनों में भी क्वेश्चन रेज हुआ था कि आर्टिकल 137 अप्लाई करेगा कि नहीं, तो सूट में करता है। तो बाई नेसेसरी इम्प्लीकेशंस वो पिटीशन है, इसलिए वो तीनों स्पेशल एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने उसी तीनों जजमेंट को फॉलो करके प्रोवेट में भी लगा दिया गया। इसलिए उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है, जो लास्ट में ऑपरेटिव पोर्शन है उसमें वो दिया गया हुआ है कि अगर राइट टू सू जब उसको एक्रू करता है उस दिन से लिमिटेशन। तो पहला प्रिंसिपल हुआ, अगर आर्टिकल 137 अप्लाई करेंगे तो जिस दिन टेस्टेटर मर गया उस दिन से 3 साल 137 के हिसाब से। अगर मान लीजिए कि हमको कोई आवश्यकता ही नहीं हुई,
हमारा सब कोई किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, कहीं भी कोई चैलेंज नहीं किया, हमको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ, हम स्मूथली एज ए टाइटल होल्डर, चूंकि अगर कोई व्यक्ति मर गया इंटेस्टेट तो उसका नेचुरल हेयर को तो सब राइट है, तो फर्क इतना ही है कि वो नेचुरल हेयर है और अगर हम लीगेटी अंडर द विल हैं तो हम टेस्टामेंट्री हेयर है। अगर क्लैश इंटरसी होता है नेचुरल हेयर में और टेस्टामेंट्री हेयर में तो टेस्टामेंट्री हेयर सुपरसीड करता है। इसलिए सुपरसीड करता है कि सेक्शन 8 और सेक्शन 5 का जो लैंग्वेज वही कहता है डाइंग इंटेस्टेट, जब इंटेस्टेट मरेगा इट इज ए कंडीशन प्रेसिडेंट तो इनहेरिटेंस पास करेगा, अदरवाइज इनहेरिटेंस होगा ही नहीं, तो वो चला जाएगा टेस्टामेंट्री हेयर को चला जाएगा। तो इसलिए ये उसमें यही देखना है कि उसको कब आवश्यकता पड़ी। अगर एक लाइन भी लिखा हुआ है पिटीशन में, अगर नहीं भी लिखा हुआ है और एविडेंस में कहीं भी एक्सप्लेन है तो वो लिमिटेशन नहीं लगता। हाईकोर्ट का जैसे ही जजमेंट आया था 2005 में तो हाईकोर्ट में इनवेरिएबली सब स्टैम्प रिपोर्टर जो है वो रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि इट इज बार्ड बाई लिमिटेशन। 40 साल पुराना 30 साल पुराना बहुत सा प्रोवेट कराए हैं। एक बार एक केस में आया तो उस समय जस्टिस R.K. दत्ता साहब के यहाँ चला गया मैटर। उन्होंने कहा कि नहीं हम इस पर जुडिशियल ऑर्डर पास करेंगे, आप ऑब्जेक्शन दीजिए, बहस कीजिए और नहीं तो कंडोनेशन पिटीशन दीजिए। तो हमको लगा कि नया नया बेंच कंस्टिट्यूट हुआ है, अननेसेसरी हमको एक कंडोनेशन देते हैं, कंडोनेशन हो जाएगा, हमने कंडोनेशन फाइल कर दिया। लकीली वो आर्गूमेंट नहीं हो सका, वो जस्टिस साहू के यहाँ चला आया मैटर। जब आया तो उन्होंने कहा कि राजस्वर बाबू आप दिए हैं कंडोनेशन पिटीशन क्यों दिए हैं, इसमें तो अप्लाई नहीं करता है, कि हमारा कंटेंशन तो यही है, हमारा व्यू है। तो ठीक है हम लिख देते हैं, तो कहीं देयर इज नो नीड टू फाइल एनी कंडोनेशन पिटीशन, पिटीशन इज डिस्पोज ऑफ। अब सिजदार को हम कहा कि इनवेरिएबली सब में रिपोर्ट कर रहा है सिजदार लिमिटेशन, तो कह दिए कि किसी में लिमिटेशन रिपोर्ट नहीं कर। तो आज के तारीख में साहू जी के बाद हमारे ऑब्जेक्शन के बाद अभी हाईकोर्ट में लिमिटेशन रिपोर्ट नहीं हो रहा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो रहा है। अब कुछ साहब का है ना 2017 PLJ में रिपोर्टेड, उसमें लिमिटेशन उसमें कहे कि लिमिटेशन लगेगा किनका। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट करेगा कि त्रिवेदी साहब का करेगा। हाँ अब देख लीजिएगा, उसमें बहुत 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 डेप्थ में जाते थे त्रिवेदी साहब, बहुत मेहनत करते थे और वो गलत नहीं किया। फाइंडिंग लिमिटेशन लगेगी तो हम भी कह रहे हैं, तो लगेगा कब से लगेगा, उसी में खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें लास्ट में पारा पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए। तो आप इस पर 2-3 जजमेंट लिख लीजिए। पहला जजमेंट है राम सागर तिवारी वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। AIR 2012 पटना 133, AIR 2012 पटना 133। और दूसरा जजमेंट है पटना हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच, रामानंद ठाकुर वर्सेस परमिंदर ठाकुर, AIR 1982 पटना पेज 87 डिवीजन बेंच है। रामानंद ठाकुर वर्सेस परमिंदर ठाकुर, AIR 1982 पटना पेज 87 डिवीजन बेंच। ये दोनों जजमेंट इसलिए दिए हैं कि बंगाल आगरा आसाम सिविल कोर्ट एक्ट, प्रिवी काउंसिल, ये सब जजमेंट को कंसीडर करते हुए पटना हाईकोर्ट का व्यू था कि लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं करता है। लेकिन जो जजमेंट अभी आपको फॉलो करना है वो जजमेंट है कुंवरजीत वर्सेस किरणदीप, कुंवरजीत वर्सेस किरणदीप, AIR 2008 सुप्रीम कोर्ट 2058। कुंवरजीत वर्सेस किरणदीप, AIR 2008 सुप्रीम कोर्ट 2058। इसका SCC में भी है एक वायलेंट साइटेशन 2008 वॉल्यूम 8 SCC पेज 463। इसका सिर्फ पारा नंबर 15 पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। इसमें गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ है। हाँ आप उस पर ही बताते हैं।
सब्स्टिट्यूशन पर लिखिए, 2-3 तरह का सब्स्टिट्यूशन है। एक तो है प्रोबेट और एले में सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है कि विल के आधार पर, अनप्रोवेटेड विल के आधार पर, मान लीजिए आपके यहाँ कोई फर्स्ट अपील है, उसमें कोई अनप्रोवेटेड विल के आधार पर आपके यहाँ सब्स्टिट्यूशन पिटीशन देता है या सूट में देता है, तो सही है या गलत, उस पर दोनों पर आपको जजमेंट मिलेगा। पहला जो बताए थे, जो रिपोर्टेड केस पूछ रहे थे राकेश बिहारी वाला, वो है राकेश बिहारी सरन वर्सेस डॉक्टर अलका सरन। राकेश बिहारी सरन वर्सेस डॉक्टर अलका सरन 2017 वॉल्यूम 3 PLJR 951। सर ये पेयर हुए। हाँ मेरा ही पास क्या हुआ, 2017 PLJR पेज 951। हाँ, ये भाई बहन के बीच, राकेश बिहारी एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, और डॉक्टर अलका ये रिटायर्ड वेटनरी डॉक्टर डायरेक्टर से रिटायर कर गई, तो ये हम सिस्टर के तरफ से, इनके डॉक्टर के तरफ से थे। तो इसमें बहुत सा प्रिंसिपल डिसाइड हुआ, पुराना जजमेंट सब साइड हुआ। ये सिंगल बेंच में जस्टिस साहू ने इनका ऑर्डर किया था, और डिवीजन बेंच में जस्टिस अजय त्रिपाठी और साइड को है, उनका जजमेंट है, और ये फिर अपील हो गया है सुप्रीम कोर्ट से। लिखिए, शिवनारायण वर्सेस संटू साव, शिवनारायण वर्सेस संटू साव 1967 BLJR 326, 67 BLJR 326। जो आप लोग को लग रहा था कि कैसे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा और प्रोसीडिंग का क्या होगा, इसमें ये डिसाइड हुआ है। 1967 BLJR पेज 326, इसमें एक्सक्यूटर मर गया, प्रोबेट केस समाप्त हो गया, इसमें सब्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं हुआ। दूसरा आपको जो कुंवरजीत वाला लिखा दिए थे, कुंवरजीत और करणदीप, उसमें भी ये पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन का, उसमें भी इस पर दिया गया है, और लिमिटेशन का भी उसमें दोनों पॉइंट पर हुआ है। एक और जजमेंट है इस पॉइंट पर, इसमें विल था 1936 का, और टेस्टेटर का डेथ हुआ था 1939 का, और प्राइवेट 2003 में फाइल हुआ था, इसको भी ग्रांट हुआ। श्रीमती नलिनी मिश्रा वर्सेस ब्रज किशोर मिश्रा 2010 वॉल्यूम 4 PLJR 355, 2010 वॉल्यूम 4 PLJR 355, श्रीमती नलिनी मिश्रा वर्सेस ब्रज किशोर मिश्रा। थ्री फाइव फाइव। उसके बाद क्लास भी है। हाँ, और कुछ अगर है पूछना तब। अच्छा, ब्रेक न, बहुत सा है क्या, कितना जो आपको जरूरत है वही लिखाएंगे, मैं अलग अलग समय में बताएं तो आप सब लोग उठ गए तो नाउ दी क्लास इज ओवर।